हेलो दोस्तों। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था एक्सेस स्पेसिफायर्स के बारे में। आज हम लोग चैप्टर 2 के सीरीज में आज 2.6 ऑब्जेक्ट एज इंस्टांस ऑफ क्लास सेट को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है ऑब्जेक्ट्स एज इंस्टांस ऑफ क्लास का मीनिंग। तो ऑब्जेक्ट्स एज इंस्टांस ऑफ क्लास का मीनिंग हो गया कि ऑब्जेक्ट क्या है। सॉरी, पहले हम ये जानते हैं क्लास क्या है। तो क्लास के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि क्लास एक ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट कहने का मतलब एक, जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए पहले हम उसका नक्शा यानी कि उसका मैप तैयार करते हैं, जिसमें हम घर का पूरा डिजाइन वगैरह तैयार होता है कि रूम कितने होंगे, कितने बाई कितने के होंगे, कि घर बनने के बाद कैसा दिखेगा, मॉडल उसका सारा चीज हम लोग पहले प्रिपेयर करते हैं। देन आफ्टर हम उस पर वर्क करते हैं। फिर वर्क करने के लिए हमको क्या करना होगा, उस घर को बनाने के लिए जो हम मॉडल तैयार किए हैं उसको कंप्लीट करने के लिए हम लोग लेबर मिस्त्री वगैरह को यूज करते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर भी सेम चीज है। क्लास क्या है, हमारा एक ब्लूप्रिंट होता है जिसमें हम लोग सभी चीजों को डिफाइन कर देते हैं। सभी चीजों को करने का मतलब कि डेटा मेंबर और मेथड्स को हम डिफाइन करके क्रिएट करके छोड़ देते हैं कि हाँ ये सारे चीज इस क्लास के अंदर अवेलेबल हैं। अब उन सभी इन मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, ताकि उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उन मेंबर्स को एक्सेस कर सकें। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ एक एग्जांपल में देखें तो हम एक क्लास बनाते हैं, क्लास क्लास ABC। देन इस क्लास के अंदर कुछ डेटा मेंबर्स हमने बनाए, इंटीजर n1 n2 और कुछ डबल टाइप भी हमने डेटा मेंबर बना दिया है ना, F1 और F2। ठीक है। इसके बाद हम इसके अंदर कुछ मेथड्स क्रिएट कर दिए, वॉइड इनपुट मेथड। ठीक है। और इस इनपुट मेथड में हम लोग सपोज इन वेरिएबल्स में डेटा इनपुट ले रहे हैं यूजर से या डायरेक्ट हम असाइन कर दे रहे हैं। जैसे इसमें असाइन कर दिए 2, n2 में असाइन कर दिए 3, F1 में असाइन कर दिए 5.5 और F2 में असाइन कर दिए हम 6.5। इस तरह से हमने एक मेथड बनाई। इसी तरह और भी मेथड्स हमने बना दिए, एक और वॉइड कैलकुलेट कैलसी नाम का मेथड। और इस मेथड के अंदर हम कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे इंट s इज इक्वल टू, या फिर हम यहाँ पर एक और मेमोरी क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है, हम यहाँ मेमोरी क्रिएट कर लिए कि s और s1, और एक इसमें हमने क्रिएट कर लिया, इसमें क्रिएट कर लिया s2। ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, s1 इज इक्वल टू n1 प्लस n2। ठीक है। और s2 इज इक्वल टू f1 प्लस f2, और इसको भी हमने क्लोज कर दिया। फिर इसी में एक और मेथड हमने डिफाइन कर दिया, void disp, है ना। फिर एक मेथड हमने डिफाइन कर दिया void disp मेथड। और इस मेथड में हम सपोज हम प्रिंट कर रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट, अब यहाँ शॉर्ट में हम लिख रहे हैं सिस्टम डॉट आउट। आप प्रोग्राम करते समय ये पूरा लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, है ना, ln। यहाँ पर हम प्रिंट कर रहे हैं s1 का वैल्यू, और फिर हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln करके हम प्रिंट कर रहे हैं s2 का वैल्यू। इसको भी क्लोज किया, और फिर ये क्लास हमने क्लोज किया। अब सपोज इस क्लास का हम कहीं किसी अनदर क्लास में हम इस क्लास को ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। जैसे हमने इस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाया ABC। अब ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं, जैसे ये सारे मेंबर हमने डिफाइन कर दिए, क्लास है, इस क्लास के अंदर हमने क्या क्या डिफाइन किया। तो इसको हम अगर एक ब्रैकेट से देखें, एक हम मैप बनाए ओवरऑल, तो क्या हुआ कि एक क्लास ABC बना, और उस ABC के अंदर कुछ हमने डिफाइन किया। क्या क्या डिफाइन किया, n1 n2 s1, ठीक है, f1 f2 और s2, ये हमने डिफाइन किया। और क्या क्या डिफाइन किया, तो इनपुट मेथड, ठीक है, फिर कैलसी मेथड और हमने क्या डिफाइन किया, डिस्प मेथड। तो ये एक क्लास है ABC, इसके अंदर इतने सारे मेंबर्स अवेलेबल हैं। अब ये मेंबर्स अवेलेबल हैं बट एक्टिव नहीं है, ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे, प्रोसेस नहीं होंगे। इनको एक्सेस करना, इन मेमोरीज को क्रिएट करना और उनमें डेटा को स्टोर करवाना, फिर उन मेमोरीज के साथ वर्क करना और उनके डेटा को डिस्प्ले करना या किसी कैलकुलेशन में यूज करने के लिए हमको इन सभी मेंबर्स को एक्सेस करना होगा, इनको एक्टिव करना होगा। तो इनको एक्टिव करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो हम इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाए, OB इज इक्वल टू न्यू
सी मेथड। जैसे हमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ओबी, अब इस ऑब्जेक्ट को क्या होगा, ये सारे मेंबर मिल जाएंगे। कौन कौन से मेंबर मिलेंगे, तो एक N1 मेमोरी मिलेगा, एक N2 मेमोरी मिलेगा, ठीक है, एक S1 मेमोरी मिलेगा, ठीक है, और क्या क्या मिलेगा, और हमको F1 मिलेगा एक मेमोरी, और F2 मिलेगा एक मेमोरी, और S2 एक मेमोरी मिल जाएगा। इतने सारे इसको मेमोरी असाइन हो जाएंगे ओबी को। और क्या असाइन होगा इसको, तो इसको तीन मेथड मिलेंगे, इसी ऑब्जेक्ट को तीन मेथड मिलेगा। कौन कौन से मेथड मिलेंगे, तो एक इनपुट मेथड मिलेगा, ठीक है, एक कैल्सी नाम का मेथड मिलेगा, ठीक है, और एक डिस्प नाम का मेथड मिलेगा। यानी कि तीन मेथड्स भी मिलेंगे, इनपुट, कैल्सी एंड डिस्प। तो अब ये जैसी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू अब हम ये सारे मेंबर एक्टिव हो गए और इन मेंबर्स को वैल्यू भी असाइन हो गया। अभी सिर्फ क्रिएट हुआ है तो क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ होगा, तो उसके कारण ये सभी इनिशियल वैल्यू से इनिशियलाइज हुए होंगे, जैसे 0 0 वगैरह से। तो इनमें डेटा स्टोर करने के लिए, इनपुट लेने के लिए हम इस मेथड को कॉल करेंगे। तो ये मेथड क्या करेगा, इन सभी मेमोरी लोकेशन में डेटा को स्टोर करेगा। इसको कॉल करेंगे तो ये इन डेटा के इन इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट करके S1 S2 में स्टोर करेगा। और इसको हम कॉल करेंगे तो ये S1 और S2 के वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। तो ऑब्जेक्ट के थ्रू ही ये सारे कॉल हो रहे हैं, डायरेक्ट कॉल हो ही नहीं सकते, डायरेक्ट एक्सेस ही नहीं हो सकते। इनको एक्सेस करने के लिए हमको लिखना पड़ेगा ओबी डॉट इनपुट मेथड, ओबी डॉट इनपुट मेथड, इसी तरह ओबी डॉट कैल्सी मेथड, ठीक है, उसी तरह ओबी डॉट डिस्प मेथड। तो हम क्या यहाँ देख रहे हैं कि हमको इनके मेंबर को एक्सेस करने के लिए, क्लास के मेंबर को एक्सेस करने के लिए इस ऑब्जेक्ट का यूज करना पड़ रहा। तो यहाँ ये ऑब्जेक्ट क्या है, इस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इंस्टांस ऑफ ए क्लास, इंस्टांस ऑफ ए क्लास। इसको हम क्या बोलेंगे, इंस्टांस ऑफ ए क्लास। तो ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं इंस्टांस ऑफ ए क्लास। क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे आर यूज टू एक्सेस। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड इंस्टांस ऑफ ए क्लास, because with the help of object, with the help of object we may only able to access member of class from outside of that क्लास। ठीक है, समझ में आया। ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड इंस्टांस ऑफ क्लास बिकॉज विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट वी मे ओनली एबल टू एक्सेस मेंबर ऑफ क्लास, है ना, फ्रॉम आउटसाइड ऑफ दैट क्लास। ठीक है, हम ऑब्जेक्ट के हेल्प से ही हम क्लास के मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम इनको इंस्टांस ऑफ क्लास भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके लिखा भी हुआ होगा, कुछ एग्जांपल्स दिए हुए होंगे, जैसे सिटी का एग्जांपल दिया है। सिटी एक क्लास है, इसके दो वेरिएबल हैं, सिटी का नाम, सिटी का पॉपुलेशन। और इन दोनों चीज को समझाने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए एक डिस्प्ले मेथड है, जिसका यूज करके हम क्या करेंगे, नेम और पॉपुलेशन को डिस्प्ले करते हैं। तो इस तरह से ये सारे मेंबर हुए क्लास के, और इनको एक्सेस करने के लिए हमको इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम ये दो मेथड, डिस्प्ले मेथड और पॉपुलेशन और नेम वेरिएबल्स को एक्सेस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट पेज में हमारे पास वही चीज को आगे डिफाइन किया गया है, सेम चीज जो अभी पीछे बताया गया है। यहाँ पर एक आपके पास ये जो एक प्रोग्राम है, इसको डिफाइन किया गया है। जैसे एन ऑब्जेक्ट इज ए वेरिएबल ऑफ क्लास टाइप। क्या होता है ऑब्जेक्ट क्लास टाइप का वेरिएबल। जैसे हम लोग वेरिएबल क्रिएट करते हैं, तो वेरिएबल क्रिएट करने का रूल क्या है, तो डेटा टाइप लिखते हैं, डेटा टाइप देन वेरिएबल नेम, ये यही रूल है। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग, इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, इंट एन। इसका मतलब क्या होता है कि हम n1 नाम का एक मेमोरी क्रिएट करते हैं, जिसका टाइप क्या है, इंटीजर।
n1 नाम का एक मेमोरी क्रिएट किए जिसका टाइप क्या है, इंटीजर। ठीक है, इसी तरह जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए, जैसे एबीसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए, ओबी इज इक्वल टू न्यू एबीसी मेथड, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इस क्लास के मेंबर को एक्सेस करने के लिए, जैसे इस मेमोरी को एक्सेस करने के लिए n1 बनाए, n1 क्या बता रहा है कि इंटीजर टाइप मेमोरी एक्सेस होगा। तो उसी तरह यहाँ ओबी जो ऑब्जेक्ट बना ये बता रहा है कि इसे क्या एक्सेस होगा, तो ये एक्सेस इट इज हेल्पफुल टू एक्सेस द मेंबर ऑफ एबीसी क्लास। तो हम इसको बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये ओबी क्या है, एक वेरिएबल है इस क्लास का, जिसके थ्रू इस क्लास के मेंबर को, इसके प्रॉपर्टी को हम एक्सेस कर पा रहे हैं। जैसे यहाँ n1 इस इंट डेटा टाइप के प्रॉपर्टी को एक्सेस करते हुए मेमोरी क्रिएट करता है और बताता है कि मेमोरी इंटीजर टाइप है। उसी तरह ओबी यहाँ पर इस क्लास के प्रॉपर्टी को एक्सेस करने में हेल्पफुल है। सो हम इसको बोल सकते हैं कि इट इज आल्सो अ वेरिएबल ऑफ दैट क्लास टाइप। ठीक है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट क्या है, वेरिएबल, लेकिन हम इसको वेरिएबल नहीं बोलते हैं, इसको एज वेरिएबल बोल रहे हैं। इसको ऑब्जेक्ट ही बोलेंगे कि इट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास एंड इट इज एन इंस्टांस ऑफ ए क्लास, है ना, और इट इज एन इंस्टांस ऑफ ए क्लास। यहाँ पर जैसे यहाँ क्या दो वेरिएबल बनाया गया, सिटी किसका, सिटी क्लास का, किसका, सिटी क्लास का, सिटी मेट्रो 1 और मेट्रो 2। ठीक है, तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट बना। अब यहाँ पर एक आपके पास प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को आइए हम लोग देखते हैं, समझते हैं कि प्रोग्राम क्या कह रहा है। इस प्रोग्राम में हम देखेंगे कि इस प्रोग्राम में कह क्या रहा है। सबसे पहले है क्लास सिटी बनाया, ये सिटी नाम का क्लास है, पब्लिक टाइप है, इसके अंदर कुछ डेटा मेंबर्स डिफाइन किए गए, स्ट्रिंग टाइप के नेम, फिर स्ट्रिंग लॉन्ग टाइप में पॉपुलेशन, दो डेटा मेंबर, और एक डिस्प्ले मेथड बनाया गया टू डिस्प्ले द सिटी नेम एंड डिस्प्ले द पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये था हमारा पिछले एग्जाम्पल, पिछला जो वहाँ एग्जाम्पल था पिछले पेज में, उसका ये प्रोग्राम है। एक सिटी नाम का क्लास बनाए, उसके अंदर दो वेरिएबल बनाए, नेम और पॉपुलेशन, और एक मेथड बनाए डिस्प्ले, जिसका काम है उन नेम और पॉपुलेशन के वैल्यू को डिस्प्ले करना। अब यहाँ एक और प्रोग्राम यहाँ बनाया गया, क्लास सिटी ट्रायल, सिटी ट्रायल। अब सॉरी, इसी में आगे कंटिन्यू हुआ, एक सिटी ट्रायल नाम का एक क्लास बनाया गया। अब इस क्लास के अंदर, सिटी ट्रायल क्लास के अंदर एक मेथड बनाया गया, सिटी ट्रायल टेस्ट। एक मेथड क्या है यहाँ पर, ये हमारा क्या है, मेथड है ना, ये हमारा मेथड है। तो सिटी ट्रायल टेस्ट नाम का एक मेथड बनाया गया, और इस मेथड के अंदर इस सिटी यानी कि इस क्लास का, ये जो क्लास है, इस क्लास का दो वेरिएबल मेट्रो 1 और मेट्रो 2 बनाया गया। यहाँ पर ये वेरिएबल है, यानी कि इसका हम बता दिए कि इसका दो ऑब्जेक्ट, अब इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। तो दोनों ऑब्जेक्ट को क्रिएट कैसे कर देंगे, विद द हेल्प ऑफ न्यू। ऑलरेडी हमने पिछले सेशन में देखा है कि जब तक हम न्यू ऑपरेटर यूज नहीं करेंगे, वो ऑब्जेक्ट, वो वेरिएबल जो हम उस क्लास के लिए डिफाइन कर रहे हैं, वो क्रिएट नहीं होंगे, उनको कोई मेमोरी असाइन नहीं होगा, उनको ना कोई मेथड असाइन होगा, जो भी उस क्लास के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, वो ब्लूप्रिंट इसको नहीं मिलेगा, तो वो चीज इसको तब मिलेगा जब हम उसको क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यू ऑपरेटर। तो यहाँ मेट्रो 1 और मेट्रो 2 दोनों ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया गया विद द हेल्प ऑफ न्यू ऑपरेटर एंड विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर सिटी फाइंड मेथड। तो टू ऑब्जेक्ट्स नेमली मेट्रो 1 मेट्रो 2 ऑफ क्लास टाइप सिटी क्रिएटेड। यहाँ पर क्या हो गया, सिटी क्लास के दो मेथड क्रिएट, दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए, मेट्रो 1 और मेट्रो 2। अब मेट्रो 1 क्रिएट हुआ, तो यहाँ देखिए क्या होगा, ये पूरा ये जब दोनों लाइन रन करेगा तो क्या होगा, एक मेट्रो 1 बनेगा, मेट्रो 1 ऑब्जेक्ट को दो वेरिएबल मिलेगा, एक नेम मिलेगा, ठीक है, और एक हमको मिलेगा पॉपुलेशन, एक और क्या मिलेगा, पॉपुलेशन। ठीक है, समझ में आया। इसी तरह मेट्रो 2 जब बनेगा, ये दूसरा जब ये लाइन रन किया तो इसको दो मेमोरी क्रिएट होकर मिला, नेम और पॉपुलेशन, और एक मेथड इसको मिला, कौन सा, डिस्प्ले मेथड, डिस्प्ले मेथड टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ नेम एंड पॉपुलेशन। इसी तरह जब हम मेट्रो 2 बनाए, यानी कि नेक्स्ट लाइन में जब मेट्रो 2 क्रिएट किया गया यहाँ, तो इसको भी दो मेमोरी मिला, एक नेम और एक पॉपुलेशन, एक नेम मिला और एक पॉपुलेशन मिला, और इसको भी एक डिस्प्ले नाम का मेथड मिला, जो कि इस नेम और इस पॉपुलेशन के वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट को
मेमोरी नेम अलग अलग मिलता है बट मेथड अलग अलग नहीं मिलता है। मेथड सेम शेयर होता है विथ बोथ ऑफ दी और ऑल ऑफ दी ऑब्जेक्ट्स। हाँ, बट अब यहाँ पर ये कंफ्यूजन हो गया कि सर अगर ये शेयर हो रहा है मेट्रो 1 और मेट्रो 2 दोनों के लिए, इसके लिए ये अलग सेपरेट बन गया, ठीक है, यहाँ हमको भी समझ में आया। इसके लिए ये भी सेपरेट बन गया, ये भी हमको ठीक है समझ में आया। बट ये सेपरेट नहीं मिला, ये कॉमन मिल गया ये दोनों को। तो कैसे यहाँ पर डिस्टिंग्विश करेगा कंपाइलर कि ये डिस्प्ले मेथड किसके नेम और पॉपुलेशन के वैल्यू को प्रिंट करे, मेट्रो 1 के या मेट्रो 2 के? तो वो डिफाइन होता है कि ये डिस्प्ले मेथड कॉल किसके थ्रू हो रहा है, मेट्रो 1 ऑब्जेक्ट या मेट्रो 2 ऑब्जेक्ट। अगर यहाँ पर ये कॉल होता है मेट्रो 1 डॉट डिस्प्ले, तो ये क्या कर रहा है, ये किसके मेंबर पर काम करेगा, मेट्रो 1 के मेंबर पे काम करेगा। यानी कि ये डिस्प्ले करेगा इस पॉपुलेशन और इस नेम के वैल्यू को। यही अगर हमने लिख दिया मेट्रो 2 डॉट डिस्प्ले मेथड, अगर हमने लिख दिया मेट्रो 2 डिस्प्ले मेथड, तो यहाँ पर ये डिस्प्ले मेथड किसके मेंबर के साथ काम करेगा, किसके मेंबर के साथ वर्क करेगा, मेट्रो 2 के मेंबर के साथ। यानी कि ये डिस्प्ले करेगा इस नेम को और इस पॉपुलेशन को, ठीक है। तो यहाँ पर मेट्रो 1 डिस्प्ले कर रहा है नेम और पॉपुलेशन ऑफ मेट्रो 1 ऑब्जेक्ट, यहाँ डिस्प्ले मेथड, और यहाँ डिस्प्ले मेथड डिस्प्ले कर रहा है नेम और वैल्यू ऑफ नेम और पॉपुलेशन वेरिएबल ऑफ द मेट्रो 2 ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जिस ऑब्जेक्ट के साथ ये डॉट ऑपरेटर लगा के कॉल होता है उसके मेंबर के साथ ये वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि मेथड शेयर होते हैं हर ऑब्जेक्ट के साथ, बस वो डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं, डिफाइन कैसे पता करते हैं कि किस मेथड और किन मेंबर्स के साथ हमको वर्क करना है, तो वो डिफाइन वो उनको पता चलता है कि उनको किस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किया गया है। मेट्रो 1 के थ्रू अगर कॉल किया गया तो मेट्रो 1 के मेंबर के साथ वर्क करेंगे, अगर मेट्रो 2 के साथ कॉल किया गया तो मेट्रो 2 के मेंबर के साथ वर्क करेंगे। तो इस तरह से ये दोनों हमारा वर्क हो जाता है। तो अब यहाँ देखिए, जैसे यहाँ मेट्रो 1 डॉट नेम, तो ये क्या करेगा, मेट्रो 1 के नेम वेरिएबल में, यानी कि यहाँ पर स्टोर करेगा दिल्ली। यहाँ क्या स्टोर कर देगा, आपका दिल्ली स्टोर कर देगा, ठीक है। और फिर यहाँ करा मेट्रो 1 डॉट पॉपुलेशन, तो यहाँ पॉपुलेशन में स्टोर करेगा 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसी तरह अब यहाँ डिस्प्ले हो रहा है सिटी मेट्रो, है ना, स्लैश मेट्रोज डिटेल्स। तो मेट्रो 1 डॉट डिस्प्ले, तो मेट्रो 1 डॉट डिस्प्ले यानी कि ये दोनों वैल्यू प्रिंट होगा। यानी कि यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, यहाँ पर ये डिस्प्ले मेथड कॉल होगा और ये सिटी नेम यहाँ प्रिंट करेगा सिटी नेम, ठीक है। सिटी नेम में क्या प्रिंट करेगा, तो सिटी नेम में दिल्ली, हम बताए है ना कि जिस ऑब्जेक्ट के साथ कॉल हो रहा है डिस्प्ले, उसी ऑब्जेक्ट के मेंबर का वैल्यू के साथ वर्क करेगा, तो दिल्ली। और यहाँ पर और क्या प्रिंट होगा, यहाँ दूसरे लाइन में पॉपुलेशन, क्या प्रिंट होगा, पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन प्रिंट होगा। और इस पॉपुलेशन में क्या प्रिंट होगा, तो ये वाला वैल्यू, ये वाला जो वैल्यू है ये यहाँ प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अब इसी तरह यहाँ पर आप आगे बढ़िए, तो मेट्रो 2 डॉट नेम में बैंगलोर, यानी यहाँ डिस्प्ले यहाँ क्या स्टोर होगा, यहाँ स्टोर होगा बैंगलोर, ठीक है। और यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, ये वाला वैल्यू स्टोर हो जाएगा मेट्रो 2 डॉट पॉपुलेशन में, ये वाला वैल्यू हमारा डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा डेटा स्टोर हो जाएगा। अब इसके साथ अगर हम डिस्प्ले को कॉल कर रहे हैं मेट्रो 2 डॉट डिस्प्ले, तो यहाँ पर ये मेट्रो 2 के मेंबर के साथ वर्क करेगा। और यहाँ पर ये यहाँ जब आएगा वापस इसी मेथड में, तो यहाँ सिटी नेम में डिस्प्ले जब करने का बात आएगा, तो सिटी नेम में किसका वैल्यू डिस्प्ले करेगा, मेट्रो 2 के नेम का वैल्यू, यानी कि यहाँ पर बेंगलोर प्रिंट होगा। और यहाँ पर फिर दूसरा लाइन में जो हमारा है पॉपुलेशन, इस पॉपुलेशन में हमारा क्या प्रिंट होगा, तो पॉपुलेशन में हमारा प्रिंट होगा ये वाला वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से हमारा डेटा प्रिंट होता है, इस तरह से हमारा ऑब्जेक्ट वर्क करता है। तो आपको समझ में आ गया इस प्रोग्राम का क्या पूरा मीनिंग है। तो ये था हमारा इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि नेक्स्ट पेज में क्या हमारा दिया गया है। तो नेक्स्ट पेज में हम देख रहे हैं सेम चीज, वही ऑब्जेक्ट आउटपुट को यहाँ डिस्प्ले किया गया है, जो हम ऑलरेडी पिछले पेज पर हम बता दिए कि आउटपुट किस तरह से आएगा। जैसे सिटी मेट्रोज डिटेल्स, मेट्रो 1 डिटेल्स, दिल्ली और जो पॉपुलेशन था,
और मेट्रो 2 के डिटेल्स में बैंगलोर और उसके पॉपुलेशन के बारे में रिकॉर्ड है। ठीक है, तो ये इंस्टांस वेरिएबल्स एंड मेथड्स, इंस्टांस वेरिएबल्स और मेथड्स क्या होते हैं, तो सच मेथड्स और वेरिएबल्स which are only accessible through the object of a class of that class, है ना। क्या होता है इंस्टांस वेरिएबल और मेथड्स के बारे में अगर किसी ने पूछ लिया कि व्हाट इज इंस्टांस वेरिएबल्स एंड मेथड्स, तो बोलेंगे सच मेथड्स and variables which are only accessible through the objects of the class or through the object of class of that क्लास। ठीक है, तो वैसे मेथड्स और वेरिएबल्स जो केवल एक्सेसिबल होते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास आर कॉल्ड क्या कहलाते हैं, इंस्टांस वेरिएबल। क्या कहलाएंगे, इंस्टांस वेरिएबल्स एंड मेथड, यानी कि उनको कॉल करने के लिए हमको ऑब्जेक्ट कंपलसरी हो जाता है, बिना ऑब्जेक्ट के हम उनको कॉल नहीं कर सकते हैं। वैसे मेंबर्स को हम इंस्टांस मेंबर्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर नेम और पॉपुलेशन इंस्टांस मेंबर था, और इसी तरह डिस्प्ले भी इंस्टांस मेंबर ही था, वेरिएबल मेथड था वो। ठीक है, यही स्टैटिक लगा देते तो इंस्टांस नहीं हो जाता, फिर वो क्लास का मेंबर हो जाता। वो क्लास के थ्रू भी एक्सेस होता और ऑब्जेक्ट के थ्रू भी एक्सेस होता है, वो सबको एक ही सेम चीज शेयर करता है, बिल्कुल सेम चीज। यहाँ पर क्या हो रहा था, डिस्प्ले मेथड, हाँ दोनों को अलग अलग नहीं मिला, बट वो दोनों के अलग अलग मेमोरीज के साथ वर्क कर रहा था। लेकिन यहाँ पर अगर यही स्टैटिक हम लगा देंगे तो वो अलग अलग मेमोरी के साथ वर्क नहीं करेगा, सेम मेमोरी सेम डेटा सेम चीज दोनों के बीच में शेयर करता रहेगा। यानी कि एक ने अपडेट किया तो दूसरे के लिए भी अपडेट हो जाएगा, दूसरे ने अपडेट किया तो पहले के लिए भी अपडेट हो जाएगा, और उसको हम डायरेक्ट क्लास के थ्रू भी एक्सेस करेंगे तो भी हमको वही इंफॉर्मेशन मिलने वाला है जो ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने उसमें अपडेट किया है। तो वो सेम चीज शेयर करता है, कौन, जो क्लास वेरिएबल या मेमोरी होता है। ठीक है, यहाँ उसी को डिफाइन किया गया, आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट पेज में ये हमारा मेट्रो 1 डॉट नेम में हेलो फ्रेंड, यानी कि मेट्रो 1 के नेम में हमने क्या किया, यहाँ पर वैल्यू को चेंज किया हुआ है। ठीक है, हम यहाँ इस तरह से नेम को भी डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, डिस्प्ले को जैसे एक्सेस करते हैं उसी तरह वेरिएबल को, और उसको एक्सेस करके उसमें दूसरा कोई वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर 2। आज आपका चैप्टर 2 खत्म हो गया। अब यहाँ पर लेटेस्ट रिवाइज है, इसको भी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं क्या क्या है। ऑलरेडी ये सारा चीज आपको बताया गया हुआ है कि ऑब्जेक्ट इज एन आइडेंटिफाइबल एंटिटी, है ना, विथ सम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। ऑब्जेक्ट एक आइडेंटिफाइबल एंटिटी होता है जिसके थ्रू हम क्लास को आइडेंटिफाई करते हैं, और इसका एक सम कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर होता है जो कि क्लास ही डिफाइन करके देता है। ठीक है, द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंट थ्रू द वैल्यूज। स्टेट क्या होता है ऑब्जेक्ट का, तो उसका वैल्यू जो उसके एट्रीब्यूट्स में स्टोर हुआ है ना, जो उसके डेटा मेंबर्स में स्टोर हुआ है डेटा, उसको हम बोलते हैं स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये सारा आपका सारा टर्म है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या है, इसके आगे आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे। ये देखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, इसको भी मैं सोच रहा हूँ थोड़ा डिस्कस कर दूं इसी में, है ना, थोड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा ये हमारा चैप्टर। तो आप यहाँ पर जूम कर दिए हैं थोड़ा ज़्यादा ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। अब यहाँ पर देखिए पहला हमारा क्वेश्चन फिल इन दी ब्लैंक्स है, एन इज ए आइडेंटिफाइबल एंटिटी। ठीक है, एन इज एन आइडेंटिफाइबल एंटिटी विद सम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। अब कौन हमारा आइडेंटिफाइबल एंटिटी होता है, तो ऑब्जेक्ट, यहाँ क्लास लिखा हुआ है, ये रॉन्ग है, यहाँ पर क्लास नहीं होगा, यहाँ ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, आइडेंटिफाइबल एंटिटी होता है विद सम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। फिर यहाँ रेफर्स टू द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर्स। ठीक है, विदाउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड डिटेल्स। अब देखिए यहाँ पर एसेंशियल फीचर्स को रिप्रेजेंट करेगा, बैकग्राउंड डिटेल्स, इसको हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्शन। इसको क्या बोलते हैं, डेटा एब्स्ट्रैक्शन। लिखा हुआ भी है, अच्छे से नहीं यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, क्या है यहाँ पर, डेटा एब्स्ट्रैक्शन।
ठीक है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है इज द वे ऑफ कंबाइनिंग बोथ डेटा एंड फंक्शन ऑपरेट्स ऑन दैट डेटा अंडर अ सिंगल यूनिट, तो इनकैप्सुलेशन। ठीक है, बिल्कुल ये सही है, इनकैप्सुलेशन। देन है कैन बी डिफाइंड एज ए सॉफ्टवेयर बंडल ऑफ वेरिएबल एंड रिलेटेड मेथड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये भी ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है नीचे आ गया, ये रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट इनकैप्सुलेट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर, बिल्कुल सही है। फिफ्थ हमारा सही है। ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट विथ वन अनदर थ्रू द, देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स कैसे एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, तो मैसेज पासिंग, यहाँ पर क्या होगा आपका मैसेज मैसेज पासिंग, मैसेज पास करके एक दूसरे के साथ वो क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। द डेटा इज एन ऑब्जेक्ट इज एक्सेस थ्रू द मेंबर फंक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट नॉन एज मेथड्स। हाँ ठीक है, द डेटा ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एक्सेस थ्रू द मेंबर फंक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, डेटा ऑफ एन ऑब्जेक्ट is accessed through the member function of the object known as methods। हाँ मेथड्स ही बोलेंगे, मेंबर फंक्शंस के थ्रू जो डेटा ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक्सेस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ऑफ एन द ऑब्जेक्ट इज नोन एज मेथड्स। ठीक है, ठीक है, और वैल्यू एक्सेस्ड बाय द मेथड्स, है ना। नेक्स्ट है the real world objects are implemented in software from by representing their state through variable or data items called, the real world objects are implemented in software form by representing their state through variable or data items called objects or instance। हाँ सही है, objects और instance के थ्रू वो एक्सेस होंगे। ठीक है, या the real world objects are implemented in software form by representing their state through the variable or data items is called data members भी हम बोल सकते हैं यहाँ पर, है ना। डेटा मेंबर्स या इसको हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोल देंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, the of object is represented through the function called method, है ना। the of the object is represented through functions called methods। तो यहाँ पर the of the object is represented through functions called methods। बिहेवियर, यहाँ क्या हो जाएगा आपका बिहेवियर। ठीक है, यहाँ आपका क्या हो जाएगा बिहेवियर, बिहेवियर। ठीक है, ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड थ्रू द फंक्शंस कॉल्ड मेथड्स। तो इस तरह से आप इसको बनाइएगा, खुद से कोशिश कीजिएगा, बन जाएगा सारा आपका। बता ही देते हैं, ज्यादा नहीं है, इजी है। द वैल्यू ऑफ डेटा मेंबर ऑफ ए मेंबर मेंबर वेरिएबल्स एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम डिटरमाइन एन ऑब्जेक्ट स्टेट। ठीक है, बिल्कुल सही है, ऑब्जेक्ट के स्टेट को डिफाइन करता है वैल्यू ऑफ डेटा मेंबर। इज ए ब्लूप्रिंट, हाँ ब्लूप्रिंट क्या, क्लास इज ए ब्लूप्रिंट ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जेक्ट हैव ए कॉमन स्ट्रक्चर एंड कॉमन बिहेवियर एंड ऑब्जेक्ट इज आइडेंटिफाइड बाय characteristics and behavior in objects are defined by defining a class for them। in object oriented programming objects are defined by defining a class। ठीक है, अब यहाँ पर objects are defined by defining a class for them, यहाँ न्यू भी हो सकता है, इन नहीं से इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स आर डिफाइंड बाय डिफाइनिंग ए क्लास फॉर देम, ए क्लास इज, यहाँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो जाएगा, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे उप। ठीक है, a class is named software representation for an abstraction, a class is named software representation of an abstraction, data abstraction, हाँ ठीक बोल सकते हैं। ठीक है, the class is an object maker और object factory, हाँ बिल्कुल है, क्लास एक ऑब्जेक्ट मेकर और ऑब्जेक्ट फैक्टरी होता है। ठीक है, क्लास का मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। देन है a class basically represents an abstraction of an object, एब्स्ट्रैक्शन क्लास, हाँ ये बोल सकते हैं, एब्स्ट्रैक्शन को डिफाइन करता है। या फिर मेथड्स को भी हम बोल सकते हैं कि मेथड्स बेसिकली रिप्रेजेंट्स एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यहाँ मेथड भी बोल सकते हैं, क्या वो हम लिख सकते हैं मेथड्स। ठीक है, द इन सॉफ्टवेयर टर्म्स एंड एंटिटीज आर रिप्रेजेंटेड थ्रू डेटा मेंबर, इन सॉफ्टवेयर टर्म एंड एंटिटीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिप्रेजेंटेड थ्रू डेटा मेंबर। ठीक है, there can be multiple classes representing different state of an object। ठीक है, different state of an object, multiple classes representing different state of an object। हाँ,
या डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर, यहाँ पर क्या हो सकता है, सबसे अच्छा क्या होगा, आप लिख दीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर, है ना, बिहेवियर्स, ठीक है। वेरिएबल्स आर क्रिएटेड वंस फॉर इंटायर क्लास एंड आर शेयर्ड बाय ऑल दी ऑब्जेक्ट्स। स्टैटिक वेरिएबल्स, हाँ यही होगा इसका आंसर। स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होता है, एक बार क्रिएट होता है और सभी ऑब्जेक्ट के साथ शेयर कर दिया जाता है। तो ये था हमारा 19 क्वेश्चन। अब देखते हैं सब्जेक्टिव टाइप। अब सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्या है कि ये आप खुद से इसको पढ़ सकते हैं क्योंकि इन सब का आंसर ऑलरेडी यहीं पर तुरंत के तुरंत वहीं गिवन है। तो आप इनको पढ़िए, इनको समझिए, ठीक है। नेक्स्ट पेज में भी देखते हैं, नेक्स्ट पेज में भी इसी को कंटिन्यू किया गया होगा, है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं, आप यहाँ देख लीजिए। नेम एनी टू बेसिक प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, व्हाट डू यू मीन बाय एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन इज वन ऑफ द, सब आपको पता होगा ऑलरेडी। मैंने यहाँ पीछे चैप्टर पढ़ाते समय ये सारा टर्म हमने डिफाइन किया हुआ है। आप यहाँ से भी पढ़िएगा तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर ना समझ में आए तो आप हमसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। इसको देखिए यहाँ पर आप कौन कौन से क्वेश्चन हैं, आप ये सारा चीज आप खुद से कर सकते हैं इसको। तो इसको मैं स्किप करता हूँ, आगे देखता हूँ, आगे कुछ ऐसा अगर कुछ टर्म मिलता है जिसको समझाना हो। हाँ, जैसे यहाँ पर राइट ए प्रोग्राम परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस, तो ये आप अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करना ये बना सकते हैं। फाइंड मिनिमम ऑफ 2 नंबर्स यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करके आपको क्या करना है, मिनिमम ऑफ 2 नंबर्स बताना है। तो जैसे इसका एक बहुत सिंपल है, यहाँ बनाया हुआ भी है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग यहाँ देख सकते हैं क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ num1 एक वेरिएबल या num2 वेरिएबल, इन दोनों में मिनिमम फाइंड करना है। तो num1 और num2 के बीच में हम क्या किए, रिलेशनल ऑपरेटर लगा के चेक किए कि इन ग्रेटर देन और लेस देन है, यहाँ जैसे लेस देन चेक किया। अब हमको प्रिंट करना है मिनिमम, तो लेस देन को चेक कर लिया, ग्रेटर देन की, तो अगर लेस देन है तो ये छोटा है, इसको हम स्टोर करेंगे रिजल्ट में। तो यहाँ पर क्या दे दिए हम, num1 का वैल्यू, और इसके फॉल्स होने पर ये वाला वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर हम num2 दे दिया, यानी कि ये छोटा है, तो ये स्टोर होगा रिजल्ट में। तो इस तरह से यहाँ पर ये मिनिमम वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ आस्काई वैल्यू ऑफ कैरेक्टर ए जेड ए, और इनका आस्काई वैल्यू प्रिंट करना है। तो इनको कैरेक्टर में स्टोर किया, आस्काई में कन्वर्ट करने के लिए देखिए एक्सप्लिसिट कन्वर्जन किया गया, इंट लगा दिए उन वेरिएबल्स के पहले, तो ये इनका इंटीजर वैल्यू देगा, और वो इंटीजर वैल्यू को हम इन सभी इंटीजर मेमोरी में स्टोर करके और इसको फिर हम डिस्प्ले कर देंगे। नेक्स्ट पेज में आप देखिएगा तो ये डिस्प्ले किया हुआ आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए क्या है, यहाँ नीचे आइए, यहाँ पर इंटीजर डिफाइन किया और सबका कैरेक्टरिस्टिक्स, सारे कैरेक्टर का इंटीजर वैल्यू यहाँ डिस्प्ले किया गया। तो ये चीज अभी एक क्लास ट्राई बनाया जिसमें मेन फंक्शन में उस का ऑब्जेक्ट बना के और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू उस मेथड को कॉल किया गया डिस्पास टाइप, ठीक है। इस तरह से अब यहाँ अरिथमेटिक ऑपरेटर, वैल्यूज कैर टाइप, ये सारा चीज आपके पास है। प्राइवेट मेंबर है ना, प्रोग्राम बनाना है, चेक एंड डिस्प्ले उधर प्रोनिक नंबर और नॉट। अब यहाँ एक प्रोग्राम देखिए, प्रोग्राम क्या कर रहा है, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए नंबर, एक नंबर इनपुट करना है, ठीक है, और इनपुट करके नंबर को चेक करना है कि प्रोनिक नंबर और नॉट। अब यहाँ बताया हुआ भी है नीचे कि प्रोनिक नंबर होता क्या है। तो प्रोनिक नंबर होता है इज द नंबर विच इज प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, वैसे नंबर्स जो 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के प्रोडक्ट होते हैं। जैसे 12 प्रोनिक है या नहीं है, तो ये 3 into 4 का प्रोडक्ट है, इसलिए है 12। जैसे 11 किसी का होता है, वो तो प्राइम नंबर है, हम 8 ले लेते हैं। 8 होता तो है मगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट नहीं होता। जैसे 2 into 3 नहीं होगा, 3 into 4 नहीं होगा, 1 into 2 नहीं होगा, 4 into 5 नहीं होगा, 5 into 6 नहीं होगा, वो 2 into 4 होता है। तो वो प्रोनिक नंबर नहीं है, यानी कि वैसे नंबर जो कंजिक्यूटिव नंबर्स के ही प्रोडक्ट होंगे वही प्रोनिक नंबर कहलाएगा। तो इस ये हमको बताना है, एक नंबर इनपुट करना है और चेक करना है कि वो प्रोनिक नंबर है या नहीं है। तो इसमें क्या हो, जैसे सपोज यूजर ने 20 इनपुट कर दिया, हमको चेक करना 20 प्रोनिक है कि नहीं। तो हम शुरू करेंगे 1 से, 1 into 2 20 आया, नहीं आया, चलो आगे बढ़ते हैं।
फिर 2 इंटू 3 6 20 आया नहीं, 3 इंटू 4 12 नहीं आया, 4 इंटू 3 और 4 इंटू 5 है ना, 4 इंटू 5 20 आ गया यहाँ पर। तो ये दो कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट है, इसलिए ये प्रोनिक नंबर है। इसी तरह हमने सपोज ले लिया सपोज हमने ले लिया 24 हमने ले लिया। अब 24 को हम कैसे चेक करेंगे, 1 इंटू 2 2 इंटू 3 है ना, 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 2 इंटू 3 6, फिर 3 इंटू 4 3 4 या 12, फिर 4 इंटू 5 20, फिर 5 इंटू 6 30। अब यहाँ देख रहे हैं कि दो कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट 30 चला गया जो 24 से भी बड़ा है, तो हम यहीं स्टॉप हो जाएंगे, यहीं पर क्या हो जाएंगे, स्टॉप कर जाएंगे। क्यों स्टॉप होंगे, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इज नाउ ग्रेटर देन ऑफ द गिवन नंबर, यानी कि अब तो इसका ये मिलना ही नहीं है। अब आगे हम जाएंगे तो 6 इंटू 7 करेंगे तो वो और इससे भी ज्यादा बड़ा नंबर देगा, 24 से बड़ा ही अब आने वाला है। और इसके पहले कहीं ऐसा कोई कंसेक्यूटिव नंबर मिला भी नहीं जिसमें ये आया हो, है ना, न यहाँ पर आपको मिला, न यहाँ मिला, न यहाँ मिला, और यहाँ तो ये बड़ा ही हो गया इसका प्रोडक्ट। तो यहाँ तो हम स्टॉप ही कर देंगे, लूप को ही रोक देंगे। बट इतने दूर में भी नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, हम प्रिंट करेंगे इट इज नॉट अ कंसेक्यूटिव नंबर। यहाँ पर ये 20 क्या है, 20 हमारा प्रोनिक नंबर है, 20 इज प्रोनिक नंबर, ठीक है। और हमारा ये 24 क्या है, नॉट प्रोनिक नंबर, नॉट प्रोनिक नंबर, ठीक है। अब हम इस चीज को हम बनाते हैं, कैसे हम इसको बनाएंगे, इसको देखिए, देखते हैं, हम बताते हैं आपको इसको कैसे हम बनाएंगे, समझ में आ जाएगा प्रोग्राम। तो इस सबसे पहले इसमें हम क्या करना है, हमको एक नंबर इनपुट लेना है। तो हम यहाँ पर एक क्लास क्रिएट किए, ऊपर में आप इम्पोर्ट java.io कर लेंगे, है ना, java.io.star, बिकॉज आपको बफर रीडर यूज करना होगा, है ना। यहाँ पर आपको इम्पोर्ट कर लेना है, बफर रीडर यूज करना है अगर तो इम्पोर्ट java.io.star, और अगर आपको स्कैनर क्लास यूज करना तो java.util.star.scanner भी कर सकते हैं या .star भी कर सकते हैं। तो ये आपको इंपोर्ट कर लेना होगा। इसके बाद आप क्लास एक क्रिएट करेंगे, क्लास आपका क्या हो कर लीजिए, क्लास आप प्रोनिक ही ले लीजिए, क्लास का नाम आप क्या दे दीजिए, प्रोनिक। अब इस क्लास के अंदर आप आए, अब इस क्लास के अंदर आपको क्या करना है, एक नंबर इनपुट करवाना है। तो हम एक नंबर इनपुट करवाने के लिए वेरिएबल n ले लिए, लूप चलाना होगा तो उसके लिए एक वेरिएबल i ले लीजिए। अभी हम यहाँ पर सेमीकोलन नहीं दे रहे, हो सकता और भी मेमोरीज क्रिएट करना पड़े। अब यहाँ पर हम एक बफर रीडर का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो बफर रीडर का ऑब्जेक्ट आपको पता है कैसे बनाना है, बफर रीडर, हम यहाँ आईओ कोई पैकेज को इंपोर्ट किए हैं तो बफर रीडर का ऑब्जेक्ट, बफर रीडर क्या हो जाएगा, br इज इक्वल टू न्यू, है ना, बफर रीडर। ये सब ऑलरेडी हम पिछले लेक्चर्स में आपको डिफाइन कर चुके हैं कि कैसे हम ऑब्जेक्ट वगैरह क्रिएट करते हैं बफर रीडर का, ठीक है। अब इसमें हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं इनपुट स्ट्रीम रीडर का, ठीक है, इनपुट स्ट्रीम, है ना। इसी में आगे कंटिन्यू होगा, स्पेस बिना दिए, है ना, स्पेस वहां नहीं था। और इसके बाद इसमें हम पास करेंगे और मेंबर में सिस्टम डॉट इन, ताकि इनपुट करने वाले इन डिवाइस को एक्टिवेट कर सके, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक मेथड बना दिए, पब्लिक वॉइड इनपुट, पब्लिक वॉइड इनपुट नाम का एक मेथड हमने क्रिएट किया। इस मेथड के अंदर हमको क्या करना है, इनपुट लेना है एक नंबर। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर ए नंबर, इंटर ए नंबर। और हम इसको इनपुट ले लिए किसमें, एन में। कैसे लेंगे तो आपको पता ही होगा, इंटीजर डॉट पार्सिंट, क्योंकि कन्वर्जन कर बहुत जरूरी हो जाता है बफर रीडर में, क्योंकि बफर रीडर सारा इनपुट रीड लाइन के और रीड के हेल्प से लेगा, और ये दोनों स्ट्रिंग और कैरेक्टर इनपुट करवाते हैं। तो इसलिए हमको यहाँ पर कन्वर्जन बहुत जरूरी है। तो इंटीजर डॉट पार्सिंट, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, br डॉट रीड लाइन मेथड, ठीक है, रीड लाइन मेथड। अब ये हमारा इनपुट हो गया, इसको क्लोज कर देंगे। अब हमको क्या करना है, डिस्प्ले करना है टू आफ्टर कैलकुलेशन। तो हम यहाँ पर क्या किए हम एक पब्लिक वॉइड कैल्सी ही ले लेते हैं, कोई भी नाम हम दे सकते हैं, कैल्सी ले लिए, या डिस्प्ले भी ले सकते हैं। अब इसमें हमको क्या करना है, लूप चलाना है। कहाँ से चलाना है भाई, तो 1 से। अभी हम जो पिछला एग्जांपल किए थे उसमें 1 से शुरू किए थे, 1 से 1 इंटू 2 2 इंटू 3 3 इंटू 4,
है ना। इस तरह से हम तब तक ले गए थे जब तक प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट जब तक उससे लेस देन है, किससे, हमारा जो एन नंबर होगा उससे ये जब तक लेस देन है तब तक। जैसे ये ग्रेटर देन हो जाएगा प्रोडक्ट, हम नहीं चलाएंगे, लूप को रोक देंगे कि भाई अब लूप आगे नहीं जाएगा। और क्योंकि ग्रेटर देन हो गया यानी कहीं उसका वैसा कोई आपको ऐसा कोई नंबर नहीं मिला जो कंसेक्यूटिव नंबर के प्रोडक्ट में वो आए, ठीक है, ऐसा कोई आपको वैल्यू मिला नहीं। तो हम यहाँ पर लूप चलाना है। अब लूप चलाने के लिए हम क्या किए, आई वेरिएबल यहाँ लिए हुए हैं, हम ये लूप चला देंगे कहाँ से, फोर आई इज इक्वल टू 1 से कहाँ तक ले जाएंगे, तो हम इसको ले जाना है जब तक कि आई मल्टीप्लाइड विथ आई प्लस 1, है ना, जब तक क्या होगा, आई का वैल्यू और उसके नेक्स्ट वाले वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाइड वैल्यू जब तक छोटा होगा एन से, तब तक ये लूप चलाएंगे और हर बार आई को प्लस प्लस करते रहेंगे। अच्छा, इसको बीच में कहीं रोकना भी है। रोकना कब है, जब हमको दो कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट इस एन के इक्वल मिल जाएगा तब हमको इसको स्टॉप भी कर लेना है। तो हम यहाँ चेक करेंगे कि इफ आई मल्टीप्लाइड विथ आई प्लस 1, है ना, इज इक्वल टू, अगर एन हो जाता है तो उस केस में हम इस लूप को आगे नहीं चलने देंगे, लूप को रोक देंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम यहाँ तक हो गया। अब इस लूप से जब बाहर आएंगे, इस लूप से जब बाहर आएंगे, इसको हम थोड़ा इधर कर लेते हैं। इस लूप से जब हम बाहर आएंगे, इस लूप से बाहर आने के बाद अब हमको चेक करना है, ये कैल्सियम हम कैलकुलेट कर लिए, इसमें आई का वैल्यू कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा हमको। अब इस डिस्प्ले एक मेथड बनाएंगे, डिस्प्ले मेथड हम बनाते हैं, इसको इरेज करना होगा, हम ऊपर वाला पार्ट इरेज कर देते हैं, ठीक है। डिस्प्ले नाम का एक मेथड बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, पब्लिक वॉइड डिस्प, ठीक है। इस मेथड में आने के बाद हमको चेक क्या करना है कि ये लूप इसके कारण टर्मिनेट हुआ या इसके कारण टर्मिनेट हुआ। अगर इसके कारण टर्मिनेट हुआ हो तो ये दोनों कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट एन के इक्वल हुआ होगा। अगर इसके कारण अगर हुआ होगा तो ये क्या होगा कि इसका वैल्यू ग्रेटर देन हो गया होगा एन के। तो हम यहाँ बाहर आने के बाद चेक करेंगे कि इफ, हम या तो इसको चेक कर लीजिए ये वाला वैल्यू, अब इसी के फॉल्स में हम लिख देंगे कि नॉट अ प्रोनिक नंबर, या फिर इसको चेक कर लीजिए। तो हम इसी को चेक करते हैं कि इफ आई, क्योंकि जहां पर भी टर्मिनेट हुआ उस समय आई का कोई ना कोई वैल्यू रहा होगा, तो आई मल्टीप्लाइड विथ आई प्लस 1, है ना, ठीक है, इज इक्वल टू एन पर टर्मिनेट हुआ है। अगर इस वैल्यू पर टर्मिनेट हुआ है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या करेंगे, नंबर इज प्रोनिक, नंबर इज प्रोनिक, ठीक है, प्रोनिक नंबर, ठीक है। और एल्स में हम क्या प्रिंट करेंगे, एल्स में हम प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नंबर इज नॉट प्रोनिक, नंबर इज नॉट प्रोनिक, प्रोनिक नंबर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा डिस्प्ले। अब आप इसके बाद यहाँ क्लास क्लोज कीजिए, दूसरे किसी क्लास में इसका ऑब्जेक्ट बना के आप इनको कॉल कर सकते हैं। एक चीज यहाँ लिखेगा, इनपुट में आप लोग को लिखना होगा थ्रोज आईओ एक्सेप्शन। ये हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि बफर रीडर के पास इम्प्लिसिटली एक्सेप्शन को थ्रो करने के लिए कोई भी मेथड हो या कुछ अवेलेबल होता नहीं है, तो यहाँ एक्सप्लिसिटली हमको थ्रो करना होता है इनपुट आउटपुट से रिलेटेड कोई एक्सेप्शन अगर आता है तो ये लिखना बहुत कंपलसरी है, अदरवाइज आपका ये वाला यहाँ पर एरर बता देगा, ठीक है। तो ये थ्रोज आईओ एक्सेप्शन, इस तरह से हम इसको बनाएंगे। और आप पहले इनपुट मेथड को कॉल करेंगे, फिर कैल्सी मेथड को कॉल करेंगे, फिर लिस्ट मेथड को कॉल करेंगे, तो ये हमारा प्रोग्राम रन कर जाएगा। नेक्स्ट पेज में आप इसको चेक कर सकते हैं, बनाया हुआ होगा ऑलरेडी, हम कंफर्म है। तो यहाँ देखिए वैसे बनाया हुआ भी है देखिए यहाँ अभी एक ही मेथड के अंदर सारा चीज किया हुआ है। एक नंबर इनपुट लिया गया स्कैनर का हेल्प लेकर, ठीक है, स्कैनर क्लास का हेल्प लेकर एक नंबर इनपुट लिया गया, 2 से नंबर 2 तक चला दिया, हम आपको जैसे बताया वहां तक भी चला सकते हैं। और हर बार प्रोडक्ट निकाला आई इंटू आई माइनस 1, आई प्लस 1 होगा, यहाँ माइनस 1 ही होगा, अच्छा माइनस 1 कर दिया, यहाँ 2 से स्टार्ट किया है इसलिए 2 इंटू 1 करेगा, फिर 3 होगा 3 इंटू 2 करेगा, फिर 4 होगा 4 इंटू 3 करेगा। ये आगे जाकर उस पीछे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये अलग तरीके से। और प्रोडक्ट अगर नम के इक्वल हो गया तो प्रोनिक नंबर है। अगर ये पूरा लूप चल गया, लूप चलने के बाद आई का वैल्यू नम बाई 2 से बड़ा हो गया है, यानी कहीं भी ये इक्वल मिला नहीं, लूप चलता रहा ब्रेक हुआ ही नहीं, तो यहाँ पर प्रिंट करा नंबर इज नॉट प्रोनिक। तो आप इस मेथड को भी यूज कर सकते हैं ठीक है।
तो ये था हमारा प्रोग्राम। नेक्स्ट अगर इसमें देखें तो नेक्स्ट अब कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स आपको एब्स्ट्रैक्शन क्या है, इनकैप्सुलेशन क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, मेथड क्या है, मैसेज क्या है, क्लास क्या है, ये सब आप पढ़ सकते हैं। ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि ये सब टर्म्स क्या होते हैं। नेक्स्ट पेज में हम चलते हैं। नेक्स्ट पेज में हमारे पास क्या है, तो नेक्स्ट पेज में असाइनमेंट है। तो इस असाइनमेंट को हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे कंप्लीट। आप अपने से इसको करके देखिएगा, लगभग सारा चीज बन जाएगा। इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा। जैसे व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट ऑलरेडी डिफाइंड किया हुआ है, पहले हम किए हुए हैं। आप ऐसे बुक को पढ़िएगा तो बुक में भी मिल जाएगा। ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट स्टेट एंड बिहेवियर आर टू डिस्टिंक्ट थिंग्स, ये कैसे है और कैसे एक दूसरे के साथ लिंक है आपको समझाना है। एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकते हैं। डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन क्या है, मैसेज पासिंग कैसे होता है और उसका क्या काम है, ठीक है, मेथड्स क्या है, ठीक है, कैसे ये व्हाट डू दे रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन हाइडिंग, एब्स्ट्रैक्शन के बारे में ही है यहाँ पर। व्हाट इज द मेथड, कैन देयर बी ऑब्जेक्ट्स विदाउट हैविंग एनी मेथड, क्या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसमें कोई मेथड ना हो सकता है, नहीं बनाएंगे अगर किसी क्लास के अंदर मेथड तो उसमें सिर्फ डेटा मेंबर्स होंगे तो हो सकता है, इसलिए हो सकता है। क्लास क्या है, व्हाट इज एन क्लास, एब्स्ट्रैक्शंस क्या है, व्हाट आर क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट लिंक्ड, है ना, हाउ क्लास और एब्स्ट्रैक्शन लिंक। तो पता ही क्लास क्या करता है, हाइड करता है प्रॉपर बहुत सारे में फंक्शनलिटी को फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड। तो ये एब्स्ट्रैक्शन और क्लास के बीच में कैसे लिंकअप है वो हमको डिफाइन करना है। एब्स्ट्रैक्शन कैसे सॉफ्टवेयर में यूज होता है, तो ये सारा आप टर्म यहाँ पर जितने भी टर्म्स है वो आप डिफाइन कर सकते हैं। इसमें अब आगे आइएगा, जैसे कहाँ से कंसीडर द फॉलोइंग कोड फ्रेगमेंट एज्यूमिंग द क्लास नेम स्टूडेंट, है ना, हैज बीन डिफाइंड। एक क्लास स्टूडेंट नाम का डिफाइंड है और उसका ये ऑब्जेक्ट बनेगा। तो व्हाट टाइप ऑफ स्टेटमेंट, यहाँ पर हमने क्या किया, सिर्फ उस क्लास का वेरिएबल बनाया। यहाँ पर ये इसको अभी कुछ नहीं मिला क्योंकि इस लाइन में न्यू नहीं यूज हो रहा है। अब ये इसी को नेक्स्ट स्टेटमेंट में न्यू के साथ बनाया। तो अब बताइए कि इसका क्या काम है। यहाँ पर बोल रहा है कि हाउ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफरेंट फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन इन द प्रीवियस क्वेश्चन। यहाँ पर जो स्टेटमेंट है ये इससे कैसे डिफरेंट है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ क्लास का वेरिएबल बनाया है और इसके पास ना कोई मेमोरी असाइन हुआ ना कोई मेथड असाइन हुआ, जो भी उस क्लास के अंदर डिफाइन था। ये सिर्फ एक वेरिएबल है जिसका कोई यूज नहीं है, अभी यूजलेस है, अभी सिर्फ ये ऐसे ही बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमने उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसको क्रिएट भी कर दिया, इनिशियलाइज भी करवा दिया थ्रू द न्यू और स्टूडेंट नाम कंस्ट्रक्टर के। तो इस ऑब्जेक्ट को अब क्या हो गया, वो सारे डेटा मेंबर्स डिफाइन करके मिल गए जो भी इस क्लास के अंदर क्रिएट किए गए थे। वो सारे डेटा मेंबर इस स्टड1 नाम के ऑब्जेक्ट को मिल गया विथ सम इनिशियल वैल्यू, जो भी ये कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज करेगा वैल्यू के साथ, ठीक है। तो ये न्यू के कारण हुआ। तो यहाँ पर ये क्रिएट हो जाता है, क्रिएट होकर डिफाइन भी हो गया, इसको सारे डेटा मेंबर और मेंबर मेथड्स मिल गए, लेकिन इसको कुछ नहीं मिला है, ये सिर्फ वेरिएबल है उस क्लास का। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बन गया, क्रिएट और डिफाइंड भी हो गया थ्रू द न्यू। अब यहाँ एक प्रोग्राम बनाना है, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए नंबर। इसको भी मैं कर ही देता हूँ, आज चैप्टर खत्म ही हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर 25 में क्या है कि 25 में कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए नंबर एंड चेक एंड डिस्प्ले वेदर इट इज ए स्पाई नंबर और नॉट। स्पाई नंबर क्या कर रहा है, नंबर इज स्पाई द सम ऑफ इट्स डिजिट इक्वल द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स। कह रहा है स्पाई नंबर क्या होता है, जैसे यहाँ एक नंबर इनपुट किया 1124, इसके सभी डिजिट का सम। तो 1 + 1 2 + 2 4 + 4 8 और इन नंबर डिजिट्स का प्रोडक्ट 1 × 1 1 × 2 2 × 4 8। अब ये और ये क्या है, इक्वल है, ये और ये क्या है, इक्वल है। तो इन दोनों के इक्वल होने के कारण ये नंबर क्या हो गया, एक स्पाई नंबर हो गया, ठीक है। ये नंबर क्या हो गया, स्पाई। ये नंबर स्पाई, ये नहीं, ये 1124 स्पाई नंबर हो गया। तो कोई भी नंबर स्पाई नंबर कब होता है, जब उसके डिजिट का सम और उसके डिजिट के प्रोडक्ट इक्वल होंगे तब, ठीक है। तो हमको क्या करना है, एक नंबर इनपुट करना है, उसके डिजिट का सम भी करना है और डिजिट का प्रोडक्ट भी निकालना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम डायरेक्ट बनाते हैं। जैसे सपोज हम क्या कर रहे हैं, एक मेमोरी हमने क्रिएट किया INTN। अब हम मान कर चल रहे हैं कि हम बफर रीडर वगैरह सब क्रिएट किए हुए हैं। यहाँ पर हमने लिखा system.out.print, जो मेन कॉन्सेप्ट है वो हम लिख रहे हैं इंटर ए नंबर, ठीक है। हमने एन में इनपुट ले लिया, वही इंटीजर, हम बफर रीडर को मान कर चल रहे हैं, स्कैनर को नहीं, स्कैनर नहीं, इंटीजर डॉट पार्स
br.readline मेथड। ठीक है। अब इस n में जो इनपुट हुआ उसी n को चेक करना है कि इट इज एन स्पाई नंबर और नॉट। तो हम कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले इसके सभी डिजिट का सम करना होगा और डिजिट का प्रोडक्ट। सम करने के लिए एक s वेरिएबल ले लिया और प्रोडक्ट रखने के लिए p वेरिएबल ले लिया। तो स्टार्टिंग में s को 0 से इनिशियलाइज कर दिया और p को 1 से इनिशियलाइज कर दिया, क्योंकि सम करने में 0 में कुछ भी ऐड होगा तो वही वैल्यू आएगा। प्रोडक्ट करने में जब इसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू मिलेगा। अब हमको ये लूप चलाना है। कब लूप चलाने के लिए एक वेरिएबल हमने ले लिया i, और i को हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। कहाँ से स्टार्ट होगा? तो i स्टार्ट होगा n वैल्यू को रखते हुए, और कब तक चलेगा? जब तक i का वैल्यू नॉट इज इक्वल टू 0 होगा तब तक। और i हर बार छोटा कैसे होगा? तो देखिए जैसे यहाँ 1 1 2 4 है, तो अगली बार ये वैल्यू हो जाना चाहिए 1 1 2। तो इसको हम क्या करेंगे? डिवाइड बाई 10 करेंगे तो ये क्वेसेंट निकालेगा, और क्वेसेंट में हमको क्या मिलेगा? 1 1 2। तो ये छोटा हो गया। अगली बार 1 1 2 को जब हम 10 से डिवाइड करके क्वेश्चन निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 1 1। ठीक है। फिर 1 1 को हम 10 से डिवाइड करके जब हम क्वेश्चन निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 1। फिर 1 को हम जब 10 से डिवाइड करके हम क्वेश्चन निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा? 0। तो इस तरह से हमारा वैल्यू निकलते चला जाएगा, ये छोटा होते जाएगा। पहला बार और रिमाइंडर निकालना होगा, ये वैल्यू हमको लास्ट वाला चाहिए तो हम रिमाइंडर 1 1 2 4 को 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे तो इस बार हमको मिलेगा 4। फिर ये जब 1 1 2 होगा उस समय जब हम इसका रिमाइंडर निकालेंगे 10 से डिवाइड करेगा तो मिलेगा 2। जब ये 1 1 होगा और 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे तो मिलेगा 1। और जब ये 1 होगा और 10 से डिवाइड करके हम रिमाइंडर निकालेंगे तो यही 1 मिल जाएगा। तो इस तरह से हम निकालेंगे। तो ये हम कब तक चलाएंगे? छोटा कैसे करना? i बाई 10 करके इसको छोटा करना। और सॉरी यहाँ पर सेमीकोलन नहीं होगा, लूप है ना, लूप के साथ हमको एग्जीक्यूट करवाना है कुछ टर्म, तो यहाँ सेमीकोलन नहीं देंगे। और इसमें हमको क्या करना होगा? एक वैल्यू निकालना होगा, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर स्टोर करने के लिए यहाँ वेरिएबल और ले लिए रिमाइंडर, और रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या करेंगे? तो i मॉडुलस 10। तो ये रिमाइंडर निकल गया। इसी रिमाइंडर ये डिजिट निकला, जैसे 4 निकला, 4 को ऐड भी कर देना और 4 का प्रोडक्ट भी करना। तो ऐड करने के लिए s, तो s इज इक्वल टू s प्लस rem, और दूसरा p इज इक्वल टू p मल्टीप्लाइड विथ rem। तो जो डिजिट निकलेगा उसी को जोड़ भी रहे हैं, उसी को प्रोडक्ट कर रहे हैं, बट सेपरेट सेपरेट स्टोर कर रहे हैं। और इस तरह से ये पूरा लूप चलते हुए नंबर में से एक एक डिजिट निकालते जाएगा रिमाइंडर के रूप में, और उसको ऐड करते जाएगा, और फिर उस नंबर को छोटा भी कर देगा विद द हेल्प ऑफ i बाई 10 करके क्वेश्चन निकाल के। ठीक है। अब इससे बाहर आएंगे तो हमको चेक करना है ये s और p इक्वल है कि नहीं। अगर ये s का वैल्यू इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ p, तो ये जो गिवन नंबर है n में, ये हमारा स्पाई नंबर है। तो हमें क्या प्रिंट करेंगे? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नंबर, इट इज एन स्पाई नंबर, इट इज ए स्पाई नंबर। ठीक है, इट इज ए स्पाई नंबर। और इसी के एल्स में हम क्या प्रिंट करेंगे? तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इट इज नॉट अ स्पाई नंबर। ठीक है, इट इज नॉट अ स्पाई नंबर। ठीक है। इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। ये था हमारा प्रोग्राम 25, जो कि था कि फाइंड करना था कि नंबर हमारा स्पाई नंबर है या नहीं है। तो अब आप इसको कर लीजिएगा, इजी है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर 2 खत्म हो गया। चैप्टर 2 का हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए। अगर फिर भी आपको कहीं कोई डाउट होगा आप इसको करके देखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया है, ये थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि उन सभी क्वेश्चंस को हमने बुक को पढ़ाते समय, चैप्टर को पढ़ाते समय डिस्कस किया था, तो मैंने उनको स्किप किया है। बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा किसी क्वेश्चन में कि ये नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझसे वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट डे से हम चैप्टर 3 शुरू करेंगे, बट उसके पहले आप लोग अपने डाउट को क्लियर कर लीजिएगा। एक बार ये पूरा बुक थ्रोली पढ़, ये पूरा चैप्टर थ्रोली पढ़ लीजिएगा, ताकि आपके पास कोई डाउट ना बचे। अगर फिर भी कोई डाउट बचे तो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए तैयार रहूँगा। तो थैंक यू दोस्तों। और आपको अगर ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो को लाइक करें। ठीक है। या फिर कोई भी सुझाव है, कोई सजेशन है, तो उसको भी आप मुझे दें। थैंक यू।